Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel वांगशन वन शॉट एफ। सो गाइस, पहले बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि हमें ओमेगा वर्सन नहीं सुनना है, ओमेगा वर्सन सुन सुन के हम तंग आ चुके थे। प्लीज़ हमारे लिए कोई BLFF लेकर आओ। ठीक है, मैं आप सबके लिए एक BLFF लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस FF को आप लोग पसंद करोगे, और अगर पसंद ना आए तो भी बताना। स्टोरी लाइन सुनने के बाद शायद आपको ये FF कैसा लगेगा, आपको कमेंट करना चाहिए मुझे, है ना। तो आप लोग ऑफ कोर्स कमेंट करोगे। और हाँ, अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। चलिए FF के बारे में जान लेते हैं। ये हिस्टोरिकल है, यहाँ पर विंग बॉटम है, वांग जी टॉप है। दोनों ही लड़के हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच ये सब कुछ मतलब कि लव क्रिएट होना, ये सब कुछ कैसे होता है, ये सब कुछ आपको फैन फिक्शन में मिल जाएगा। इस फैन फिक्शन का नाम है माय रोमांटिक टीचर, और इसमें रोमांस भी भर भर के है। चलिए स्टार्ट करते हैं माय रोमांटिक टीचर का फर्स्ट पार्ट। स्टोरी लाइन जैसा भी लगे प्लीज़ बताना। सारा सेक्ट वैन सेक्ट से तंग आ चुका था। वैन सेक्ट जो कि एक नंबर का कमीना सेक्ट है, जो लोग सारे सेक्ट के ऊपर राज करना चाहता है। वैन रोहान चाहता है कि सारा सेक्ट जो कि उसके अंडर में काम करेगा और सब लोग उसके पैरों में सलाम ठोकेंगे, उनकी बातें सुनकर चलेंगे। वो ऐसा ही चाहते थे पूरी दुनिया पर राज करना, जिसकी वजह से सारे सेक्ट मेंबर बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। वो लोग अब थक चुके थे वैन रोहान और वैन चाओ, वैन जोलियो और वैन जो की बात मानते मानते। उनकी प्रजा थक चुकी थी उनके चाबुक के घाव खाते खाते। अब बस बहुत हो चुका है, किसी को तो उन्हें बचाना ही पड़ेगा। वो लोग लान सेक्ट के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, जहाँ पर लान कोरैन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारा काम है लोगों को शिक्षा देना। ये हमारा एक स्कूल है, गुरुकुल है, यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं। हमें फ़ाइट करने से सख्त नफ़रत है, हम जंग से नफ़रत करते हैं। जो यहाँ पर जो लान कबीला है वो सिर्फ दूसरों को ज्ञान देता है और शिक्षा देता है, और जो लड़ने का स्किल है वो सिखाता है, लेकिन वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करते। वो बहुत शांत कबीला है और उसमें बहुत सारे रूल्स भी है जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 16 साल की उम्र में बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं, और जब वो 18 साल का हो जाता है तब वो शिक्षा लेकर यहाँ से जाता है। इधर हम बाकी सेक्ट मेंबर को देखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि लान कबीले ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये फाइटिंग बाइटिंग में अपना टांग नहीं घुसेरना था, क्योंकि उन्हें पता था कि वैन कबीला कितना ख़तरनाक है। वो चाहे तो गूसू को एक बार में तबाह कर सकते हैं। गूसू मतलबी नहीं था, वो बस भलाई के लिए इस जंग को छेड़ने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर लाखों करोड़ों स्टूडेंट मौजूद हैं। अगर इस समय वो लोग वैन कबीले के खिलाफ हो जाएंगे तो वैन रोहान यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तब लान कबीला क्या जवाब देगा? उन राजकुमार घायल हो जाएंगे या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, उनकी माता पिता को क्या जवाब देंगे? इसीलिए गुसु ने पीछे हटते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर लाखों करोड़ों स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। सब लोग ये समझते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होता है, सब लोग जिन मेंशन में आते हैं और वहाँ पर एक बैठक करते हैं, जहाँ पर निये मिंजू ने कहा, क्या कोई भी नहीं है जो वैन चाओ और वैन रोहान को रोक सके? उसकी वजह से लाखों इंसान की जान जा चुकी है, वो लोग कठपुतलियाँ बना रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? लान कबीला पीछे हट चुका है, वो हमारे साथ फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर उन्होंने लान कबीले के ऊपर हमला कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम संभाल नहीं पाएंगे। जिन गुआंग शियाओ बहुत चिंता में थे। उसके पीछे से एक लड़का आता है जिसका नाम मेंग्याओ था। उसने जिन गुआंग शियाओ को ग्रीट करते हुए कहा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जिन गुआंग शियाओ ने कहा, हाँ। मेंग्याओ ने कहा, हम राजकुमार विंग की हेल्प ले सकते हैं। ये सुनकर जिन गुआंग शियाओ ने कहा, राजकुमार विंग? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं उसे लेकर हमारे बीच कितना झगड़ा हुआ था? मेंग्याओ ने कहा, यही वक्त है कांटा से कांटे को उठाने का। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। अगर आपका झगड़ा हुआ था तो जाकर माफ़ी मांग लीजिए, दुश्मनी को भूल जाइए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। अभी हमें साथ रहना बहुत ज़रूरी है।
मिंग्याओ की बात सुनकर निये मिंजू ने कहा, तुम्हारा विचार सही है, लेकिन लेकिन अगर हम जियांग सेक्ट जाएंगे और विभूषण से मदद मांगेंगे तो क्या विभूषण हमारा हेल्प करेगा? मिंग्याओ ने कहा, ऑफ कोर्स करेगा। विभूषण भी वैन कबीले का दुश्मन है और विभूषण के माता पिता को वैन रोहान ने ही मारा था। विभूषण भी उनसे बदला लेना चाहता है, बट वो अभी सिर्फ अपने ही काम में घुसा हुआ है। उसके पास डेमोनिक पावर है, उसके पास बहुत पावर है, उसकी बांसुरी है। मुझे लगता है विभूषण इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो सारी कठपुतलियों को अपने कंट्रोल में ले सकता है क्योंकि उसके पास स्टीचन दिव्य तत्व है। ये सुनकर निये मिंजू ने कहा, अगर उसने मना कर दिया तो? क्योंकि उसका कबीला भी खतरे में आ सकता है ना। मिंग्याओ ने कहा, वो कभी मना नहीं करेगा क्योंकि वो हमेशा से चाहता है वैन रोहान से बदला लेना। निये मिंजू ने कहा, आप क्या कहते हो? जिन गुआंगशाओ ने कहा, हम जियांग फेंगमियान के पास जाएंगे और उनसे हेल्प मांगेंगे, वो ज़रूर हमारा हेल्प करेंगे। बस बहुत हो गया है, यह वैन रोहान और वैन चाओ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। सीन कट होता है। इधर हम जिन गुआंगशाओ को देखते हैं जो कि अब जियांग फेंगमियान के पास आ चुका था। जब वो लोग जियांग फेंगमियान के पास आते हैं तब वहाँ से उन्होंने देखा कि लान कबीले का सेकंड लान प्रिंस लान हांगोंगजुन वहाँ पर मौजूद है। ये देखकर वो सब लोग हैरान थे। उन्होंने कहा, हांगोंगजुन यहाँ पर क्या करने आया है? जिन गुआंगशाओ ने कहा, अब जियांग फेंगमियान, दरअसल तभी जियांग फेंगमियान ने कहा, बैठ जाइए, मुझे पता था कि आप लोग यहीं पर ही आओगे, बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए, सबको पानी दिया गया, सब लोगों ने पानी पिया क्योंकि वो लोग बहुत दूर से आए थे। जियांग फेंगमियान ने कहा, राजकुमार लान ने मुझे सब कुछ बोल दिया है, वो मेरे यहाँ पर आपके लिए हेल्प मांगने आए थे। ये सुनकर सब लोग वांग जी को देखते हैं। वांग जी ने कहा, मेरे अंकल ने मुझे भेजा, अंकल को आप लोगों की फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया, क्योंकि अगर कोई हेल्प कर सकता है तो सिर्फ जियांग सेक्ट कर सकता है। हमें पता है कि वैन कबीले के बाद लान कबीला शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली वैन कबीला है, उसके बाद लान कबीला। लेकिन लान कबीला कभी भी किसी के साथ फाइट नहीं करता है। और अगर आप दूसरी शक्तिशाली सेट को ढूंढोगे तो वो लोटस फेयर है, जहाँ पर हीलिंग पेट्रियार्क विभूषण है। विभूषण ही ये काम कर सकता है। मैंने जियांग फेंगमियान से बात कर लिया है, अब विभूषण से बात करना बहुत ज़रूरी है। जिन गुआंगशाओ ने कहा, राजकुमार लान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे हेल्प करने के लिए आए। वांग जी ने कहा, फाइटिंग के दौरान मैं आपके साथ रहूँगा, मुझे आप सबकी हेल्प करनी चाहिए। इधर निये मिंजू ने कहा, अगर वैन रोहान को पता चलेगा कि तुम्हारी हेल्प कर रहे हो तो फिर शायद वो तुम्हारे पर अटैक कर सकता है। वांग जी ने कहा, जी नहीं, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, इसीलिए मैं बात को संभाल सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक तेज़ हवा की झोंका आता है, जिस झोंके के साथ साथ दो लड़के अंदर आते हैं। उन दोनों को देखकर सब लोग खड़े हो गए और ग्रीट करते हैं। कोई कोई थर-थर काँप रहा था। वहाँ पर जियांग चैंग और विभूषण था। जियांग चैंग आकर अपने फादर के पास ग्रीट करता है और विभूषण ने कहा, अंकल जियान, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जब वांग जी ने विभूषण को देखा वो चौंक गया। उसने पहली बार विभूषण को देखा था। विभूषण की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी। वो ब्लैक एंड रेड रोब्स में था। उसका हेयर का जो रिबन था वो भी रेड कलर का था, जो कि विंग को परफेक्टली शो करवा रहा था और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। उसे देख कर न जाने कि वांग जी अपने माइंड में एक बार स्माइल करता है। न जाने कि वांग जी उसे देखकर अपनी धड़कन को फील करता है। न जाने कि वांग जी को उसे देखकर उसे देखते ही रहने का मन करता है। विंग एक बार नज़र घुमाकर सबको देखते हैं। उसके बाद अपने हाथों को फोल्ड करके वो कहता है, क्या बात है, सारे सेक्ट मेंबर आज हमारे यहाँ पर, क्या मेरे नाम की कोई कंप्लेन करने आए हो? यह सुनकर निये मिंजू खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं विभूषण, हम तुमसे हेल्प मांगने आए हैं। विभूषण ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कहा आपने? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, फिर से कहिए। आप मुझसे हेल्प मांगने आए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मुझसे हेल्प मांगने आए हो। फिर इधर जिन गुआंगशाओ ने कहा, विभूषण हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें
हमारे कबीले से दूर रहने के लिए कहा और तुमसे झगड़ा किया क्योंकि तुम ब्लैक मैजिक को यूज़ करते हो, तुम्हारे पास डेमोनिक पावर है, इसीलिए हमें माफ़ कर दो विभूषण, लेकिन इस वक्त तुम्हारी हेल्प की सख्त ज़रूरत है। विभूषण ने कहा, देखा आप आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, उस दिन आपने क्या बोला था मुझे कि अगर मैं आप सभी कबीले में दखल देने जाऊंगा तो शायद आप लोग मुझे जियांग फेंगमियान के कबीले से निकाल सकते हो। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। तुमने कभी भी अपनी डेमोनिक पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। देखो, हमेशा वैन चाओ और वैन रोहान हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, वो हमारे प्रजाओं को तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो उनके कबीले में डेमोन्स को भेज देते हैं और उनके कबीला तहस नहस हो जाता है। न जाने कि इतने छोटे बड़े कबीले को उसने तबाह कर दिया है। विभूषण, तुम समझ रहे हो ना कि हम किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं। विभूषण ने कहा, मुझे उस वैनचाओ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, वो गरीबों के ऊपर जुल्म करता है। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, विभूषण हम तुमसे मदद मांगने आए हैं। विभूषण ने कहा, मदद? कैसी मदद? ने मिंजू ने कहा, देखो विभूषण, हम फाइट करना चाहते हैं। वेंग ने कहा, क्या सच कह रहे हो? आप लोग लान कबीले के खिलाफ फाइट करना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, हाँ विभूषण, ये सच है कि हम लोग फाइट करना चाहते हैं। वांग जी ने कहा, वो लोग बहुत कर चुके हैं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अब वेंग पीछे मुड़ता है, उसने वांग जी को देखते हुए कहा, एक मिनट राजकुमार हांग वांगजुन, आपका कबीले तो वैन कबीले के पैरों में गिरगिराता है ना, क्या बात है, आप भी फाइट करने के लिए आ गई? वांग जी ने कहा, मैं उनके पैरों में नहीं गिरगिराता हूँ, मुझे उन लोगों की फ़िक्र हो रही है जिसकी कठपुतलियाँ बना के वो यूज़ करके दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। विंग ने कहा, बात तो आपने सच कही, ये वैन चाओ, वैन ज़ूलियो और वैन रोहान अपने आप को बहुत बड़ा देवता समझते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा मुझे? जियांग फेंगमियान ने कहा, विभूषण हम सब फाइट करने जाएंगे, तुम हमारा मदद करोगे। विभूषण ने कहा, ये तो मेरा दाएं हाथ का खेल है, मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था, मैं कब से सोच रहा था कि अपने हाथों से उन तीनों को मारूंगा और आज वो मौका मिल चुका है। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, मदद करो विभूषण, मदद करो। फिर विभूषण ने कहा, लेकिन वैन रोहान, वैन सू और वैन ज़ूलियो को मारना, वैन चाओ को मारना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इन लोहे का 3 टुकड़ा है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से मर जाएंगे। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, तुम तो हमारी हेल्प कर सकते हो ना? विभूषण ने कहा, ठीक है, चलो हेल्प करते हैं। तो कब जाने वाले हो? जिन गुआंगशियाओ ने कहा, कल, हम कल सुबह निकलेंगे। विंग ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, सुबह सुबह सब लोग निकलने वाले थे वैन चाओ के खिलाफ फाइट करने के लिए। यहाँ पर वैन कबीले में खबर पहुँच गई थी, सारे कबीले के सेक्ट मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और सब लोग फाइट करने के लिए आ रहे हैं। वैन चाओ और वैन रोहान बात कर रहे थे। वैन चाओ ने कहा, नादान है सब, पागल है, सिवाय लान कबीले के बाकी सारे सेक्ट मेंबर हमारे खिलाफ जंग छिड़ चुके हैं। मुझे लगता है सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। पिताजी, मुझे परमिशन दीजिए। वैन रोहान ने कहा, भी नहीं, उन्हें आने दो, हम भी उनकी कठपुतलियाँ बना देंगे, उसके बाद उन्हें का यूज़ करके पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वैन चाओ ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उनका हेल्प विभूषण कर रहा है। वैन रोहान ने कहा, विभूषण, उनका हेल्प विभूषण कर रहा है? वैन चाओ ने कहा, हाँ पिताजी, लेकिन आप इतने घबरा क्यों गए? फिर उसने वैन चाओ से कहा, तुम्हें पता भी है कि विभूषण क्या है? बहुत खतरनाक चीज़ है वो, उसके पास जो डेमोनिक पावर है वो तो हम तो उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए छोटी सी उंगली के बराबर है। वो उसे ऐसे कंट्रोल करता है जैसे कि वो उसका खिलौना और वो उसका ओनर हो। वैन चाओ ने कहा, इस बार वो कुछ नहीं कर सकेगा, मैं इस बार विभूषण को मार डालूंगा। अब विभूषण मेरे पैर में गिरगिराते हुए बोलेगा, प्लीज़ छोड़ दो, ऐसा मत करो, बट उसे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं।
वो समझता क्या है अपने आप को विभूषण। इधर बाकी सब लोग वैनसेट पे पहुंच गए थे, जहां पर वो लोग उनके ऊपर अटैक करने वाले थे। बेन रोहान अपनी कठपुतलियों को रेडी कर लेता है और उनसे फाइट करने के लिए भेज देते हैं, जहां पर उन सब के बीच एक ज़बरदस्त फाइटिंग चलती है। उस दौरान विभूषण परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से कर रहा था। वांगजी की नज़र विभूषण से हट नहीं रहा था। लास्ट में विभूषण अपनी तलवार को छोड़कर बांसुरी को उठा लेता है और फिर वो एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वो सबको देखने लगता है, जहाँ पर काली धुआं इधर उधर घूम रही थी और ब्लैक मैजिक जो कि था विंग अपने ब्लैक मैजिक का भी यूज़ करने वाला था। और इधर कठपुतलियाँ भी उनके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहे थे। बेन रोहान और वैन चाओ बाकी सब लोग अभी तक बाहर नहीं आए थे, लेकिन अब तक वो लोग बाहर आ चुके थे। जब उन्होंने विंग को देखा इमारत पर चढ़ते हुए, विभूषण ने चिल्लाते हुए कहा, बेन रोहान, इन्हें रोक लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बेन रोहान ने कहा, क्यों विभूषण, तुम्हें डर लग रहा है, हार रहे हो इसलिए? विभूषण ने कहा, डर और मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार जाऊंगा इतनी आसानी से? मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा, समझे? ये बोलकर वो अपनी बांसुरी को बाहर निकालता है और बजाना स्टार्ट करता है, जहाँ पर विभूषण सारे कठपुतलियों को अपनी तरफ कर लेता है। अपनी तरफ करने के बाद वो उनसे अब फाइट करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर बेन रोहान भी अपनी पावर का यूज़ करता है और फिर अपने आप ही कठपुतलियाँ सारे के सारे ब्लास्ट हो जाती हैं। इधर ब्लैक मैजिक विंग के ऊपर अटैक कर रहा था और बाकी सबके ऊपर भी, जो कि बेन रोहान उनकी तरफ फेंक रहा था। विंग भी उन्हें जवाब दे रहा था, लेकिन विंग धीरे धीरे करके थक चुका था। अचानक विंग को खून की उल्टी होती है, क्योंकि विंग के पास सिर्फ एक ही इन लोहा था, जबकि बेन रोहान के पास 3 और 4 इन लोहा थे। विंग धीरे से नीचे आ गया। फिर वैन चाओ ने कहा, विभूषण, देखा, तुम इन लोहे को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन डेमोनिक पावर को कंट्रोल हम भी कर सकते हैं। ये सुनकर विभूषण ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग जीत जाओगे? इधर जो वैन रोहान था वो वैन चाओ की तरफ तलवार को फेंक देते हैं। फिर वैन चाओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम तलवारबाजी भूल चुके हो जब से तुमने बांसुरी को उठा लिया है। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति कब तक तुम्हें ज़िंदा रखता है। ये बोलकर वैन चाओ ने बाकी सारे सेक्ट मेंबर को कैद कर लिया अपनी जादू से और विंग के साथ फाइट करने लग गया। विंग ने अपनी बांसुरी को तलवार में बदल लिया और तलवार में बदलने के बाद वो उनसे फाइट करने लगता है। विभूषण ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। वैन चाओ ने कहा, अब देखता हूँ। लेकिन विभूषण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि विभूषण का जो आत्मिक शक्ति था, जो गोल्डन कोड था, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसका डेमोनिक पावर बहुत ज़्यादा हाई था, जो कि वो सिर्फ अपनी बांसुरी से कंट्रोल कर सकता है। ये बात वैन चाओ जानता था, इसीलिए वैन चाओ जानबूझकर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। अब वैन चाओ अपनी एक हाथ से विंग के सीने के ऊपर वार करता है, जहाँ पर विंग को बहुत ज़ोर से लगती है और विंग धक्का खाकर पीछे की तरफ जाता है, जहाँ पर पहाड़ की चोटी थी। विंग वहाँ पर जाकर गिर जाता है। विंग को खून की उल्टी होती है। सब लोग विंग को देखने लगते हैं। वांगजी ने कहा, विभूषण, वैन चाओ, ये गलत बात है। तुम फाइट के दौरान अपनी आत्मिक शक्ति को यूज़ नहीं कर सकते हो, जबकि सामने वाला इंसान इतना कमज़ोर है। वैन चाओ ने कहा, ओ लान वांगजी, तुम भी यहाँ पर हो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे लान सेक्ट को हमसे डर नहीं लगता। लान वांगजी, ये सारे रूल्स तुम्हारे कबीले में होगा, हमारे कबीले में नहीं। ये बोलकर वो विंग की तरफ बढ़ गया। उसने विंग के सीने के ऊपर पैर रख दिया और विंग को धक्का दिया। विंग पहाड़ की चोटी को पकड़ लिया और वहाँ पर लटक गया। वांगजी ने कहा, विभूषण, लेकिन वांगजी उस जादू के घेरे से नहीं निकल पा रहा था। विभूषण ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है वैन चाओ, तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे? वैन चाओ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है विभूषण, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे? अगर मैंने तुम्हें ऐसे फेंक दिया तो फिर क्या होगा? विंग जल्दी से वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करता है और फिर वो हवा में उड़ जाता है। हवा में उड़ने के बाद उसने वैन चाओ की तरफ अपनी डेमोनिक पावर का यूज़ किया, जिससे वैन चाओ सीधा जाकर वैन रोहान के पास गिरा। विंग ने अपनी पावर का यूज़ किया और फिर वहाँ पर एक घेरा बना दिया। विंग ने कहा, तुम इसे कभी नहीं तोड़ सकते हो, कभी भी नहीं। उसने वैन कबीले में वैन रोहान, वैन चाओ, वैन जूलियो और बाकी सारे वैन सैनिक को कैद कर दिया, जहाँ से वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। अचानक विंग का सिर चकरा गया और विंग बेहोश हो गया और विंग पहाड़ से नीचे गिर गया। ये देखकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे। इधर जो
जो विंग था वो नीचे गिर रहा था। अचानक कोई अलग से शक्ति आकर विंग की बॉडी को पकड़ लेता है और विंग की बॉडी को पकड़ने के बाद वहाँ से विंग की बॉडी को लेकर गायब हो जाता है। जब सब लोग वहाँ पर आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर विंग की बॉडी भी नहीं है और विंग भी नहीं है। और इधर वैन रोहान, वैन चाओ और वैन जूलियो, उन सबको विंग ने जादू के घेरे के अंदर कैद कर लिया था, जहाँ से वो लोग निकल नहीं पा रहे थे। वांग जी ने कहा, ये लोग हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं, अब ये लोग यहाँ से बाहर नहीं आ सकते हैं, ना ही पूरी दुनिया को कठपुतली बना सकता है। हमें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें विंग को ढूंढना पड़ेगा। ये बोलकर वो लोग बाहर के नीचे आ गए, लेकिन वहाँ पर विंग की बॉडी नहीं थी। वो लोग विंग को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, हर जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन विंग कहीं नहीं मिलता। इधर हम एक गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पर विभूषण की बेजान बॉडी गिरी हुई थी। उसने विंग की सांसें को चेक किया। फिर वहाँ पर एक लड़का आ गया जिसने विंग को देखते हुए कहा, ये तो मर चुका है। फिर वहाँ पर एक इंसान खड़े थे जिसकी उम्र शायद 40 साल होगी या फिर 45 साल होगी। उस इंसान ने कहा, ये मर चुका है, मैं इसे मरने नहीं दे सकता हूँ। उस लड़के ने कहा, गुरुजी, मुझे लगता है जब वैन चाओ ने इसके सीने के ऊपर हाथ रखा तभी इसकी धड़कन रुक गई थी और ये पहाड़ से नीचे गिरकर मरने वाला था, लेकिन अचानक इसकी डेमोनिक पावर ने इसके दिल को रोक लिया। और फिर विंग उनसे रिक्वेस्ट करता है ताकि वो वैंस को रोक सके, इसीलिए वो वैंस के लिए जादुई घेरा बना दिया और फिर वहाँ से वैंस को उसने कैद कर लिया ताकि वहाँ से वैंस बाहर ना आ सके। लेकिन कब तक? वो जादू का घेरा सिर्फ 5 साल ही वैंस को रोक सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? 5 साल बाद जब वैंस फिर से रिहा हो जाएंगे तो वो फिर से वही काम करेंगे जो अभी कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उसने कहा, नहीं, विंग को ज़िंदा करना पड़ेगा, विंग को ज़िंदा करना पड़ेगा। उसने पास में रखे हुए एक बॉडी को देखा। उसने कहा, विंग को मैं ज़िंदा करूँगा। उसने विंग के पास से बांसुरी को निकाला, स्टिचियन दिव्य तत्व को निकाला, जहाँ पर से वो एक इन लोहे को बाहर लेकर आता है। उसने कहा, विंग को मैं ज़िंदा करूँगा। विंग नहीं मर सकता है, अगर विंग मर गया तो फिर वैंस को कौन रोकेगा? मैंने इसी दिन के लिए विंग को तैयार किया था। ये बोलकर उसने उस बॉडी के अंदर से कुछ करने लगा, कुछ मैजिकल पावर यूज़ करने लगा, जहाँ पर वो किसी की आत्मा को बुलाने लगा। उसने कहा, विभूषण, मेरे सामने आओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। विभूषण, मेरी बात सुनो, विभूषण। फिर इधर उस लड़के ने कहा, गुरुजी, आप चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। गुरुजी ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विंग को, सोल को विंग की बॉडी के अंदर फिर से लेकर आऊँगा, बट मुझे पता नहीं कि विंग पहले की तरह रहेगा या फिर बदल जाएगा, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। इधर जब उसने उसकी सोल को बुलाया तब उसकी सोल आ गया। उसने कहा, कौन हो तुम? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? फिर गुरुजी ने कहा, विभूषण, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। अगर वैंस रिहा हो गए तो फिर से पहले की तरह ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हें इस दुनिया को बचाना पड़ेगा विभूषण, इस दिन के लिए ही तो तुम्हें मैंने तैयार किया था। विभूषण ने कहा, लेकिन मैं तो मर चुका हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हें ज़िंदा करूँगा। विभूषण ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, अगर तुम मुझे ज़िंदा करोगे तो इसका असम और अंजाम उल्टा होगा। फिर उसने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें फिर से तैयार कर लूँगा। विभूषण ने कहा, नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, जाने दो मुझे। उसने कहा, नहीं विभूषण, तुम्हें मेरी हेल्प करना चाहिए, तुम मेरी हेल्प करोगे। विभूषण चुप था। उस बुरे इंसान ने, आई मीन गुरुजी ने, विंग के ऊपर पावर का यूज़ किया और फिर धीरे धीरे करके उसकी सोल को विंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इधर विंग की बॉडी के अंदर सोल आने की वजह से विंग की बॉडी सांस लेने लगी और वो सोल को कैद करने के लिए विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ही मैजिकल पावर का यूज़ करने लगे। जहाँ पर विभूषण सांसें ले रहा था, विभूषण ज़िंदा हो गया था। उसे ज़िंदा देखकर मोशवानी और वो गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो बैठ जाता है। फिर गुरुजी ने विंग को कुछ मंत्र बताए, विंग चुपचाप सुनता गया। फिर धीरे धीरे करके विंग नॉर्मल हो गया और फिर से वो नीचे गिर गया। ऐसे करके कुछ दिन बीत गए थे। एक हफ्ते तक
बाकी सेट मेंबर विंग की बॉडी को ढूंढ रहे थे कि विंग की बॉडी आखिर गिरी कहाँ। इधर जो वांग जी था वो भी विंग की बॉडी को ढूंढ रहा था। विंग के लिए वांग जी को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था। वांग जी ने कहा, विभूषण आखिर तुम कहाँ हो?